हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमने अपना ये जो सेशन स्टार्ट किया है 4 सितंबर 2020, उसमें आज हम लोग लॉ डील करेंगे। लॉ के सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी क्लास में डील करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट is void from the very beginning, is valid in the beginning but becomes void later on, is enforceable at the option of one of the contracting parties only, none of the above। अब देखो, अगर void contract के बारे में पूछा है तो void contract मतलब जो पहले valid रहा होगा और बाद में किसी रीजन से वो void हो गया, तो बट ऑफ इट्स आंसर क्या होगा? B is valid in the beginning but becomes void later on। अब जैसे फर्स्ट A पॉइंट देखो, is void from the very beginning, तो ये क्या हो गया? void agreement। जैसे अगर हमने माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट किया तो वो क्या हो जाएगा? void agreement, जो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसकी वैल्यू 0 हो। इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ओनली, तो फिर ये तो वॉइडेबल हो गया कि एक पार्टी जो इनोसेंट पार्टी उसके कहने पे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया जाएगा। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले लो। लेट्स से दो लोग हैं ए और बी, इनके बीच में आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये लोग एक दूसरे से शादी करेंगे। शादी के पहले ए मैड हो गया या फिर कह लो कि ये अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उस केस में क्या बी ए से शादी करेगी? नहीं करेगी। एंड कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? वॉइड। तो जब ये बना था तब ये वैलिड था, बट बाद में क्या हो गया बेटा? वॉइड। नेक्स्ट, विच इन द फॉलोइंग डज नॉट कोनोट गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इनमें से कौन सा नहीं पूछ रहा है ना? तो बोथ ए एंड सी, क्योंकि मनी भी नहीं आएगा और डेट भी नहीं आएगा, बट एनिमल्स आता है, बेसिकली मूवेबल आइटम्स आता है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रपोजर मतलब जो ऑफरर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है? व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर। जैसे ही लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा, किसके थ्रू? एक्सेप्टर के थ्रू, वैसे माना जाएगा कि प्रपोजर के थ्रू एक्सेप्टेंस हो चुकी है। नेक्स्ट, कंडीशंस आर स्टिपुलेशंस। अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो कंडीशंस एसेंशियल्स हैं, ज़रूरी हैं, दैट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर तुम लोग वारंटीज़ की बात करोगे तो वारंटीज़ क्या होता है बेटा? कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? कंडीशन मतलब क्या? कुछ भी ऐसा जो कि कॉन्ट्रैक्ट जिस पे बेस्ड हो। जैसे अगर मान लो हम शॉप पे गए और हमने शॉप पे जा कर के बोला कि हमें कार चाहिए ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। क्लियर? और उन्होंने हमें एक ऐसी कार दी है जो कि ट्रैवलिंग पर्पस के लिए है ही नहीं, तो उस केस में यही कार जो कि टूरिंग पर्पस के लिए थी, ये मेरा क्या था? एसेंशियल पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज कंडीशन थी। और ये कंडीशन कंप्लाई नहीं होने पे हम पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। बट अगर वारंटीज़ की बात करो तो वारंटीज़ में आपको ये राइट नहीं मिलता। वारंटीज़ में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो फॉर मनी। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर? The mere quotation of terms by trader, ना। The quotation of the lowest price in answer to inquiry, नहीं। Advertisement for sale और auction of sales, नहीं। Bids in an auction sale, जो bidding होती है 10 लाख 20 लाख 30 लाख, उस bidding को हम क्या कहते हैं? ऑफर। नेक्स्ट, the general rule of sales of goods act is a risk prima facie passes with but of its ownership। इसमें तो कुछ डिस्कशन जैसा नहीं है। Which one of the following has a correct sequence? करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो देखो, सबसे पहले ऑफरर ऑफर करता है, फिर एक्सेप्टर उसकी एक्सेप्टेंस देता है, फिर इनके बीच में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन डिसाइड होता है और फिर ये मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो बट ऑब्वियस बी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, the exceptions to the rule A, stranger to a contract cannot sue are beneficiaries in the case of trust, family settlement, assignment of contract or all of the above। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है? the exceptions to the rule A, stranger to a contract cannot sue are। ये हमें पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर हैं वो जो दूसरी पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो ए और बी के बीच में हुआ है तो क्या सी इनके अगेंस्ट केस कर सकता है? नहीं कर सकता है। बट इसका एक्सेप्शंस था, और एक्सेप्शन में ये बोला है कि बेनिफिशरीज इन द केस ऑफ ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सारे ही केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है, बेसिकली वो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में बट वो स्ट्रेंजर होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो केस फाइल कर सकता है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ द कीज ऑफ अ गोडाउन वेयर गुड्स आर केप्ट अमाउंट्स टू बट ऑफ ए सिंबॉलिक डिलीवरी। एक तरह का सिंबल है ना कि आप क्या कर रहे हो? अपनी
कीज हैंड ओवर कर रहे हो। इन इंडियन लॉ कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर इफ इट इज डन एट द इंस्टेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी और विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो बट ऑब्वियस वो कंसिडरेशन होगा ही नहीं, है ना। इन अ प्रोनोट एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर गुड इन लॉ, कह रहा है इज अ प्रोनोट एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर गुड इन लॉ, जो प्रोनोट माइनर के फेवर में होगा क्या उसको हम लोग वैलिड मानते हैं? यस, वैलिड मानते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर वर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर वो इंसॉल्वेंट है ना तभी आप जो रास्ते में आपका गुड्स जा रहा है आप उसको रोकोगे, अदरवाइज रोकने की ज़रूरत क्या है। मतलब जब सेलर को ये लगता है कि नहीं हमें पैसे नहीं मिलेंगे गुड्स के लिए तभी वो गुड्स रोकता है। ए थ्रेटन टू कमिट सुसाइड इफ हिज वाइफ डिड नॉट एग्जीक्यूट अ सेल डीड इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर, द वाइफ एग्जीक्यूटेड द सेल डीड, दिस ट्रांजेक्शन इज वॉइडेबल ड्यू टू कोअर्जन। देखो कोअर्जन में क्या होता है कि इंडियन पेनल कोड जो तुम लोग मूवीज़ में देखते हो ना आईपीसी की धारा लगती है, तो वो आईपीसी की धारा क्या है? इंडियन पेनल कोड, जिसमें बहुत सारे एक्ट्स को बताया गया है कि वो एक्ट्स आपको नहीं करने हैं या वो एक्ट आप नहीं कर सकते एज पर इंडियन पेनल कोड। तो इंडियन पेनल कोड में जिन चीज़ों को करने से रोका गया है, अगर आप वो एक्ट करते हो या आप सामने वाली पार्टी को डरा रहे हो कि आप वो एक्ट करोगे, तो इसका मतलब आप कोअर्जन के थ्रू किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो। कोअर्जन मतलब किसी को डरा धमका करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना। लेकिन हम बोले कि तुम्हारा मर्डर ही कर देंगे अगर तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमें नहीं दोगे, तो तुम चाहो या ना चाहो तुमको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, है ना। तो वही चीज़ बोला है वॉइडेबल ड्यू टू कोअर्जन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर करेक्ट की बात करें तो सीधे सीधे इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। नेक्स्ट, इन प्रिटेंडेड बिडिंग सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। प्रिटेंडेड बिडिंग की बात कर रहा है जहाँ पे हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बिडिंग कर रहे हैं बट एक्चुअली में हम बिडिंग नहीं करते। जैसे अगर मान लो हमने अपने 3 बंदों को बैठा दिया और तीनों को बोला कि तुम पहले 10 लाख बोलना, फिर दूसरा 12 लाख बोलेगा, फिर तीसरा 15 लाख बोलेगा, तो ये क्या है? आप प्रिटेंड कर रहे हो कि हम बिड कर रहे हैं बट एक्चुअली में आप बिडिंग नहीं कर रहे हो। बी हैविंग डिस्कवर्ड अ वीन ऑफ ओर on the state of A adopts means to conceal and does conceal the existence of the ore from A. Owing to A's ignorance, B is enabled to buy the estate at low price. The contract is but of is voidable at the option of A. Conceal कर रहे हैं, means to conceal and does conceal the existence of the ore from A. conceal मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को छुपाना। तो आप अगर किसी पॉइंट को छुपा करके या आप इस तरीके से बिहेव करो कि हम छुपाएंगे और उसके बेसिस पे आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? वॉइडेबल, जहाँ एक पार्टी इनोसेंट है और वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे चाहे तो डिसकंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट, A paid 500 to a government servant to get him a contract to the canteen. The government servant could not get the contract. Can A recover 500 paid by him to the government servant? अब खुद देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। A ने गवर्नमेंट सर्वेंट को 500 रुपये दिए। ये 500 रुपये बेसिकली क्या है? ब्राइब है, घूस है। और वो ये घूस क्यों दे रहा है? ताकि उसको कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, ये अग्रीमेंट वॉइड है। नो, द अग्रीमेंट इज़ वॉइड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आप अपनी काबिलियत पे कॉन्ट्रैक्ट लोगे, ना कि घूस दे के। ब्राइब देना किसी को, ये क्या लीगल है? नहीं। तो क्या इस तरह का अग्रीमेंट लीगल होगा? नहीं। तो क्या कोई कुछ भी रिकवर कर सकता है? नहीं। तो आंसर हो जाएगा नो, द अग्रीमेंट इज वॉइड। नेक्स्ट, under the section 118 of the Negotiable Instrument Act 1881, it is presumed until the contrary is proved that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity, है ना। Next, which one of the following is false in connection with the contingent contract? The collateral must be, the event must be collateral, the event must be uncertain, the event must not be mere will of the promisor, but obviously none of the above, क्योंकि false उसमें से कोई है ही नहीं। नेक्स्ट, हु इज़ लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर? अगर माइनर को हमने ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई की है तो बट ऑफिस उसकी प्रॉपर्टी से उसका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, चेक इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सब तो चीज़ें याद करने वाली हैं और तुम लोग को पता भी होंगी, इसलिए हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हो जाएगा? जब उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी, या जब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, या जब अग्रीमेंट हो नोवेशन का, मतलब जहाँ पे होता है ना कि आप बेसिकली करते क्या हो कि नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट लाते हो या पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आपसी सहमति से ख़त्म कर देते हो। तो बट विथ ऑल ऑफ द अबव सारे ही केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। Next, the maturity of a promissory note or bill of exchange is the date at which
it falls due. Next, whether parties to a contract have agreed that a certain sum of money would be paid in case of breach of contract, the court will ensure that the exact amount mentioned in the contract is paid to the injured party. An amount not exceeding the stipulated amount is awarded. Reasonable compensation not exceeding the amount stipulated is awarded, or a sum exceeding the amount stipulated is awarded. But obviously reasonable compensation ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको compensation नहीं दिलाया जाता है. Next, dash days grace period is allowed for payment of a check. किसकी बात की है? चेक की. तो चेक के लिए तो किसी तरह का कोई ग्रेस डेज नहीं होता. ग्रेस डेज बेसिकली किसके लिए होता है? बिल्स के लिए. वो भी कितना दिन होता है? 3 दिन. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 0 है ना. नेक्स्ट, अ फॉरनर इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इनटू is competent to enter into contract if he fulfills the condition of section 11, is not competent to enter into contract, can enter into contract with permission of central government, can enter into contract with the permission of court. But obviously A, अगर वो section 11 को comply कर रहा है, मतलब अगर वो competent to contract है, मतलब वो मेजर है या वो साउंड माइंड का भी है और साथ ही साथ वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, तो उस केस में भले वो फॉरनर हो फिर भी वो एबल होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बन सके, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके. नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू सेल इज़ बट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ का भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बचा होगा. नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर इज़ नो एक्सेप्टेंस. जैसे अगर मान लो ए ने बी को बोला कि हम आप के लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे और बदले में आपसे 25 लाख लेंगे, और बी ने भी बोला ए को कि हाँ आप मेरे लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करो और हम आपको 25 लाख देंगे. तो इसने भी बी को ऑफर किया, बी ने भी ए को ऑफर किया, दोनों में से कोई एक्सेप्टेंस तो कर ही नहीं रहा है कि हाँ ठीक है हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं. तो बट ऑब्वियस किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, और क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा. भाई कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए. नेक्स्ट, वेदर ए स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और अ वारंटी डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा उसी पे तो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन है कि वारंटी. नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when it is posted by him, when it is put in the transmission of course of transmission, when it comes to the knowledge of the proposer, or none of the above. But obvious when it comes to the knowledge of the proposer. Communication कब खत्म होगी? जैसे ही proposer को पता चलेगा वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा. Clear? A contractor had to supply the army charpoys in certain quantities by installments. He failed to supply the requisite number, and even after that breach, the installment of charpoys was received by army authorities. Meanwhile, the work done were, however, cancelled. The orders cancelling the work order were void. ये तो सिंपल था. Next, in a book depot, a catalog of book enlisting the price of each book and specifying the place where the particular book is available is simply question में ये कह रहा है कि एक बिग बुक डिपो में कैटलॉग ऑफ बुक इनलिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक, एक कैटलॉग है जहाँ पे बुक्स का नाम है और उसकी प्राइस है, और ये स्पेसिफाई किया गया है कि किस प्लेस पे वो पर्टिकुलर बुक अवेलेबल होगी. तो यहाँ पे कोई ऑफर तो हो नहीं रहा है. यहाँ पे ये जो बुक डिपो है ये कोई ऑफर नहीं कर रही है, बल्कि ये इनविटेशन दे रही है टू विजिट द बुक शॉप. ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि इफ़ इन केस आप उस बुक में इंटरेस्टेड हो तो कहाँ जा कर के आपको वो बुक परचेज करनी है. क्लियर? वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ नोन एज, अगर आप अपनी मर्जी से गुड्स का पोजेशन ट्रांसफ़र करो, और पोजेशन मतलब क्या है? डिलीवरी. तो आंसर विल बी बी, डिलीवरी. नेक्स्ट, अ वैलिड कंसिडरेशन इंक्लूड्स executed or executory consideration, past consideration, inadequate consideration और all of the above. But obvious all of the above, क्योंकि valid consideration पूछा है. बस ये चीज़ होती है कि something in return, that is quid pro क्यों होना चाहिए, दैट इज़ समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए. अब अगर मान लो आपकी कोई 10,000 की घड़ी है, वो आप किसी को 10 रुपये पे सेल कर रहे हो, ऐसे तो ऊपर ऊपर से दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी अपना सामान इतने सस्ते में सेल नहीं करेगा. बट अगर कंसिडरेशन की बात करें तो हाँ यहाँ पे कंसिडरेशन है. क्लियर? तो कंसिडरेशन कैसा हो सकता है? एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी हो सकता है, पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है, इनएडिकेट कंसिडरेशन भी हो सकता है कि आपने अगर कोई काम पास्ट में किया है तो उसके लिए पेमेंट हम आपको आज कर सकते हैं, या पेमेंट आपने पास्ट में किया है तो उसके लिए हम सर्विस आज दे सकते हैं. नेक्स्ट, द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स, अगर अनपेड सेलर की बात करें तो एक ऐसा पर्सन जिसने गुड्स की
ओनरशिप तो ट्रांसफ़र कर दी, बट अभी उसको गुड्स का प्राइस ना मिला हो, तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बायर्स एजेंट की बात कर रहा है, बट ऑब्वियस सेलर्स एजेंट होगा। सेलर्स एजेंट टू हुम द बिल ऑफ लैडिंग इज एंडोर्स्ड, सेलर्स एजेंट टू हुम द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। तो सेलर्स एजेंट टू हुम द बिल ऑफ लैडिंग इज एंडोर्स्ड, ये होगा, क्योंकि अनपेड सेलर है, तो अनपेड सेलर में हम सेलर को भी ले सकते हैं और सेलर के एजेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, in India, a person who is a stranger to the consideration can sue on the contract if he is a party, cannot sue the contract, depends on the parties or depends on the circumstances। अब देखो, if in case मान लो कि A ने B को बोला कि हम आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी देंगे, मेरी शर्त यह है कि आप C की देखभाल करना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो A और B के बीच में हो रहा है, बट C कौन है? इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी है, तो क्या अगर इसके मरने के बाद बी सी का देखभाल ना करे तो क्या सी बी पे केस फाइल कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो आंसर होगा ए, कैन सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज अ पार्टी। नेक्स्ट, एस सेल्स सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ बॉम्बे, the goods are handed over to the railways for transmission to B. In the meantime, B sells the goods to a third party for T for consideration without the consent of S. B becomes insolvent. In this case, अब अगर यहाँ पे S goods sell कर रहा है B को, ठीक, और B क्या हो जा रहा है? इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। तो इसका मतलब, और B ने अभी तक S को पेमेंट भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं S कौन हो गया? अनपेड सेलर। और अगर ये अनपेड सेलर है और बी इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, इस केस में अगर एस ने वो गुड्स किसी और पर्सन को हैंड ओवर कर दिया, तो एक तरह से कह लो कि वो सेलर का एजेंट होगा या कैरियर होगा। तो उसके पास क्या राइट है देख लेते हैं। एस हैज़ लॉस्ट द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। एस के पास तो वैसे भी गुड्स नहीं है, एस हैज़ लॉस्ट हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टेशन मास्टर हैज़ अ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और नॉन ऑफ द अबव। सी, जो स्टेशन मास्टर है उसके पास ये राइट है कि अगर वो चाहे तो वो गुड्स को स्टॉप कर सकता है, उस गुड्स को जो कि ट्रांजिट में है, रास्ते में है। रीज़न बीइंग, यहाँ स्टेशन मास्टर को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज एन एजेंट और कैरियर। क्लियर? नेक्स्ट, एम इज़ अ माइनर, बी the borrower approaches M for a loan on the basis of a mortgage of the house owned by B. Hence, M advances the money and B executed a mortgage in favor of M, a minor. In this circumstances, basically इसमें हो क्या रहा है? M एक minor है and B कौन है? एक borrower। B ने M से बोला for a loan on the basis of a mortgage of the house owned by B, कि B के पास एक घर है, B अपना घर M को मॉर्टगेज करेगा और बदले में उससे लोन लेगा। Hence M advances the money, और M ने इसको पैसा दे दिया, and B executed a mortgage in favor of M, a minor. In these circumstances, the mortgage is not enforceable by M because he is a minor. The mortgage is enforceable, but when he attains majority, the mortgage is enforceable by M even though he is a minor or none of the above. But obviously, the mortgage is enforceable by M even though he is a minor. Next, threatening to commit certain acts forbidden by Indian Penal Code is associated with which are not the following. Simply हम अगर ये चीज़ कहते हैं कि IPC, तुम लोग मूवी देखते हो तो मूवी में सुनते हो ना IPC की धारा, तो यही चीज़ बताया है कि इंडियन पेनाल कोड में अगर किसी एक्ट को रोका गया है, आप वो एक्ट कर रहे हो, जैसे अगर आपने मर्डर कर दिया या आप डरा रहे हो कि आप मर्डर करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी गलत तरीके से हथियाते हो या आप उनको डरा रहे हो कि हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे या हथिया लेंगे, ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसका है बेटा? कोअर्जन का, दैट इज सी। क्लियर है? हमने क्या बोला कि अगर आप इंडियन पेनाल कोड के किसी भी एक्ट को कर रहे हो या आप डरा रहे हो सामने वाली पार्टी को कि आप ऐसा करोगे, तो उस केस में आप कोअर्जन में आते हो। दैट इज, आप डरा धमका करके किसी दूसरे पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विद एन एनिमी इज, अगर हम किसी एनिमी कंट्री के साथ या किसी एनिमी के साथ, जैसे अभी के लिए बोलो तो वो हमारे लिए चाइना है,
अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करती है, अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस केस में ये कैसा एग्रीमेंट है जो बट ऑब्वियस पब्लिक के लिए फेवरेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारी एनिमी है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं करेगी। एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, dash is a form of combination of buyers to prevent competition among themselves at an auction sale। auction sale क्या होता है? ये भी हमने मूवी में देखा है ना? सब लोग देखे हैं कि जहाँ पे बोली लगती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, आइटम की, और वहाँ 3 बार जब हैमर डाउन होता है उसके बाद उस प्रॉपर्टी का मालिक वो पर्सन हो जाता है जिसने वो बोली लगाई थी। होता है ना 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3। तो वहाँ पे बेसिकली ये चीज़ बोला गया है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ बायर टू प्रिवेंट कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स, कि वो आपस में कॉम्पीट ना करें, इसके लिए वो आपस में नॉकआउट एग्रीमेंट बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, A, while filling up the insurance application form, states his age as 25, believing it to be true. His actual age was 27. The LIC issued a policy in his favor, charging a lower premium than what it should have charged if the actual age had been given. This is a case of बट ऑब्वियस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आपको भी पता है कि वो गलत है? नहीं, आप खुद मान रहे थे कि वो सही इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या होगा? मिस रिप्रेजेंटेशन। बट इफ़ इन केस मान लो आपको पता होता कि आप 27 साल के हो और फिर भी आप झूठ बोलते कि आप 25 साल के हो, उस केस में ये फ्रॉड का केस हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ promissory note the amount of money payable but obvious must be certain. Next, R entered into a contract with L to marry her on a fixed date. However, before the marriage date, R went mad with reference to the Indian Contract Act, which is the valid response. अब देखो, R ने बोला था L को कि हम तुमसे शादी करेंगे। अब जब शादी होने वाली उसके पहले ये पागल हो गया। अगर ये पागल हो गया तो क्या ये इससे शादी करेगी? नहीं करेगी। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वॉइड। वॉइड मतलब क्या? कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप चाह के भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है ना? आप एल को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं भाई तुमको इससे शादी करनी ही करनी है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉइड। नेक्स्ट, द अंडरटेकिंग कंटेन्ड इन अ promissory note to pay a certain sum of money is but obvious unconditional। उसमें कोई कंडीशन थोड़ी होती है। नेक्स्ट, A makes a contract with B to buy his house for 50,000 if he is able to secure to bank loan for that amount। अब यहाँ कह रहा है कि A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि हम आपसे आपका घर 50,000 पे खरीदेंगे। कब? जब हमें बैंक लोन अगर मिल गया तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सी। क्लियर? ऑर्डिनरी डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड in cases where the loss naturally flows from the breach of contract। बट ऑब्वियस अगर ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात करें तो ये तभी मिलेगा जब नेचुरली कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे जो नेचुरली लॉस राइज होता है ना, वही होता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कनेक्शन विद कासी कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम लोग पूछोगे मैम कासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कासी कॉन्ट्रैक्ट जैसे अगर मान लो ये फ्लिपकार्ट है, ए ने फ्लिपकार्ट से एक सामान मंगवाया और उसके लिए पेमेंट कर दिया, और गलती से फ्लिपकार्ट ने वो सामान बी को डिलीवर कर दिया। अब बी की ड्यूटी यहाँ पे क्या थी कि वो गुड्स रिटर्न करे, पर बी मज़े से वो गुड्स लेके यूज़ करने लगा। अब ए ने फ्लिपकार्ट को फ़ोन किया कि भाई हमने तो आपको पेमेंट किया था, कहाँ है मेरा गुड्स? तब फ्लिपकार्ट ने चेक किया कि अरे गलती से हमने ए की जगह गुड्स बी को दे दिया। तो ए और फ्लिपकार्ट के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट था, बट क्या बी ए का गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता था? नहीं। अब फ्लिपकार्ट क्या बोलेगा? चलो निकालो मेरे पैसे। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट और बी में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट एज पर लॉ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिससे बी लायबल हो जाएगा पे करने के लिए फ्लिपकार्ट को। तो इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ। क्लियर? नेक्स्ट, अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। Next, each party to a contract is bound to perform as part of the obligation. After the parties have made due performance, the contract comes to an end. In such a case, a contract is said to be discharged by performance of contract, कि दोनों पार्टी ने अपना अपना पार्ट प्ले कर दिया, that is performance हो गई कॉन्ट्रैक्ट की। Next,
rem implies a right available against the whole world, a right available against a particular individual, a right available against the government or none of the above. But obviously a right available against the whole world, क्योंकि rem पूछा है तो rem आपको right देता है against whole world. यही चीज़ अगर लिखा होता है कि right against personam, तो personam मतलब होता है जब आपको किसी individual के against right मिलता है. Clear? Goods as defined in sales of goods act will be include, क्या इंक्लूड करेगा? सिंपल है, ग्रोइंग क्रॉप्स अग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल ओल्ड कॉइन्स एंड कॉपीराइट्स. मतलब ये चीज़ कहने कि जो हम लोग चीज़ें उगाते हैं जो अर्थ से अटैच्ड होती है, जब हम उसको निकालते हैं, जैसे अगर मान लो हम कह रहे हैं वीट, क्रॉप्स है ना वीट, तो अगर हम उसको काट करके मार्केट में बेच रहे हैं तो वो भी तो गुड्स है ना बेटा. ठीक है, तो रेयर कॉइन्स, गुडविल एंड मनी इसमें नहीं लेते हैं. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, फॉरेन करेंसी नहीं लेते हैं. सिर्फ क्या लेते हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स, ओल्ड कॉइन्स, कॉपीराइट्स. ये सारी चीज़ें इसका पार्ट बनेंगी. नेक्स्ट, communication of acceptance is not necessary by performance of condition of the offer by offeree, by acceptance of consideration by the offeree, by acceptance of benefit or service by the offeree, all of the above. कह रहा है कि communication of acceptance, हमने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ये कब ज़रूरी नहीं होता है अगर आप उसकी परफॉर्मेंस कर दो. बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन बाय द ऑफरी, या अगर ए, जैसे मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ए ने क्या किया कि एक ऑफर दिया बी को, उसने बोला कि हम आपको हम आपसे आपकी लैंड परचेज करेंगे 50 लाख और 50 लाख का चेक अटैच करके दे दिया. बी ने ये बोल के नहीं बताया कि हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, बट उसने ये 50 लाख का कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया. तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस हो गई. उसके लिए क्या कम्युनिकेशन करने की जरूरत है? नहीं. और बाय एक्सेप्टेंस ऑफ बेनिफिट और सर्विस बाय द ऑफरी, बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? नेक्स्ट, मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स मीन्स, मर्केंटेबल मतलब सिंपली जो आप कंज्यूम कर सको, दैट द गुड्स आर कमर्शियली सेलेबल, दे आर फिट फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर जनरली यूज्ड, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ प्रॉमिस इज अ प्रपोजल विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड. प्रॉमिस मतलब क्या है? जब आप किसी को प्रपोज करते हो जो कि एक्सेप्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं प्रॉमिस. नेक्स्ट, contracts contingent upon the non-happening of the future uncertain event becomes void when such event happen. क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. हमने ये बोला कि अगर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, और अगर इवेंट हो गया तो बट ऑफ इस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड. नेक्स्ट, अ टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द ऑफर इज heard and understood by the offerer. जब वो अच्छे से सुन ले और उसको अच्छे से समझ ले तभी तो टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस माना जाएगा. नेक्स्ट, इफ अ माइनर ड्रॉज, इंडोर्स, delivers or negotiates an instrument, such instrument binds all parties to the instrument including the minor, only the minor and not other parties to the instrument, all parties to the instrument except the minor. क्योंकि बात किसकी हो रही थी? माइनर की. नेक्स्ट, what can a catalog of books listing price of each book and specifying the place where the listed books are available be termed as? अभी हमने बताया an invitation to offer. Next, which of the statement is correct in connection with duties of sellers and buyers? It is a duty of the seller to deliver the goods. It is duty to the buyer to accept and pay for them. ये तो होता ही है. It is not the duty of the seller to deliver the goods. C, क्योंकि seller की ये ड्यूटी होती है कि उसको goods deliver करना, और इसमें क्या पूछा था? Incorrect. Next, the inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given. Always in all cases when the parties complain, when the promisor has not performed his promise. ये अभी हमने बताया कि अगर मान लो हम अपनी 10,000 की वॉच किसी को 10 रुपये पे सेल कर सकते हैं, मान लो 100 रुपये पे सेल कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में ये वैलिड है. बट क्या कभी ऐसा होगा कि आप अपना प्रोडक्ट किसी को सस्ते में सेल करो? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा. तो इस केस में होगा क्या कि जो कोर्ट है वो हमेशा इस पे ही सवाल करेगी कि कहीं ये डरा धमका के या ज़बरदस्ती तो आपसे आपकी वॉच नहीं खरीदी गई. दैट इज़ ए. क्लियर? नेक्स्ट, अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल the goods if the goods are ascertained
अनसर्टेन, वैल्यूएबल और पेरिशेबल, बट ऑब्वियस पेरिशेबल। अगर आपका गुड्स पेरिशेबल है, मतलब जैसे अगर मान लो तुम लोगों को कहीं कोई सामान ऐसा मिलता है जो पेरिशेबल आइटम है, लेट्स से अगर हम लोग कहें कि हम लोग को कहीं पे पेस्ट्री मिलती है, ठीक है, सड़क पे मान लो ढेर सारे पेस्ट्री का बॉक्स पड़ा है, तो वो ले करके हम कहीं पुलिस स्टेशन नहीं जाने वाले हैं कंप्लेन कराने के लिए, हम इस पेस्ट्री को मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्लियर? बट अगर यही कोई वैल्यूएबल आइटम मिलता जैसे गोल्ड, डायमंड एंड सो ऑन, तो फिर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको संभाल करके रखो, आप उसके ओरिजिनल जो ओनर हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ऐसा जनरली करता कोई नहीं है, बट स्टिल एज पर लॉ ये किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, वेयर कंसिडरेशन इज इलीगल और फिजिकली इम्पॉसिबल, अनसर्टेन और एम्बिगियस, इट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट ऑब्वियस वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा लॉ के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर डैश मोड्स ऑफ डिलीवरी 3, 2, 4, 5, बट ऑब्वियस 3। एक तो हमारी एक्चुअल मोड ऑफ डिलीवरी है, एक कंस्ट्रक्टिव था और एक कौन सा था? सिंबॉलिक। तो बेसिकली ये 3 मोड है जिससे आप डिलीवरी कर सकते हैं गुड्स की। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर सिंस ही हैज़ नो साउंड माइंड, he has no privilege to cheat persons by making any representation, he may be induced by dishonest traders to declare in writing that he is a major at the time of entering into a contract, he has not attained the age of majority। सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है वो हम किसके अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकते? माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। और इसको ना अप्लाई करने का रीज़न क्या है? ही हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि वो 18 बिलो है। अगर वो 18 प्लस होता तब तो कोई दिक्कत होती ही नहीं, बट यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल नहीं लगा सकते, मतलब उसके अगेंस्ट किसी तरह की कोई रोक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, the term a check in the electronic form is defined in the Negotiable Instrument Act 1818(1) under section 6 subsection 1 clause A। अगर चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करें तो आंसर क्या होगा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 clause A। नेक्स्ट, lending money to a borrower at high rate of interest when the money market is tight renders the agreement of loan void, valid, voidable, illegal, but obvious valid, क्योंकि ये चीज़ कह रहा है कि अगर मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहाँ बी को लोन चाहिए था, तो बी लेंडर के पास जाता है, ये लेंडर है जो कि लोन देगा, और ये कहता है कि हम आपको लोन देंगे 12% पे, बल्कि उस टाइम जो आपका मनी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं है। तो इस केस में अगर बी लोन लेता है 12% पे जो कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसमें बी अपनी सहमति से ले रहा है, तो इस तरह के अग्रीमेंट को या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बट ऑब्वियस हम क्या बोलेंगे? वैलिड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है, आपको पैसे की ज़रूरत थी, हमने 12% दैट इज़ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन ऑफर किया है। अगर बी चाहता तो वो लोन रिजेक्ट भी कर सकता था, अगर बी चाहे तो लोन एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो अगर उसने एक्सेप्ट किया तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Next, whereby the contract a promisor is to perform his promise without application by the promise and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time. The question what is a reasonable time is in each particular case is a question of fact, a question of law, a question of general custom, all of the above, but obvious all of the above, क्योंकि रीजनेबल टाइम क्या होगा ये कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो एज पर फैक्ट भी हो सकता है, एज पर लॉ भी हो सकता है, एज पर जनरल कस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कंप्राइज illegal agreements, immoral agreements, agreements opposed to public policy or all the agreements mentioned above, but obvious all the agreements mentioned above, क्योंकि ये सारे के सारे agreement कैसे हैं? unlawful। नेक्स्ट, इन एन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड टू द, हम सब ने देखा है मूवी में, बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा है कि ऑक्शन सेल होती है। ऑक्शन सेल मतलब क्या कि जब किसी भी चीज़ की बोली लगती है, नीलामी लगती है, तो हमने देखा है ना कि जब 3 बार हैमर डाउन होता है, जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उसके लिए हैमर डाउन होता है, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, तो वो क्या है? वही तो ऑक्शन सेल है। तो ऑक्शन सेल में जीतता कौन है? जिसकी बिड सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ हाईएस्ट बिडर। Next, A and B agree that A shall pay 1,000 for which B shall afterwards deliver to either rice or smuggled opium
In this case, the first agreement is void and the second voidable. The first is voidable, second is void. First valid, second is void. And the first is void, the second is valid. But obviously first is valid and the second is void, क्योंकि A and B के बीच में अग्री क्या हुआ कि A B को पे करेगा. कितना पे करेगा? 1000 रुपये पे करेगा. और बाद में बोला गया कि B उसको राइस देगा या स्मगल्ड ओपियम देगा. तो आप 1000 रुपये दे रहे हो, वो तो वैलिड है. बट ये जो बदले में राइस या स्मगल्ड ओपियम की बात हो रही है, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, वॉइड है. पहली बात तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से चीज़ों को फिक्स नहीं बता रहे हो. हमने पहले भी बताया था कि जब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए. एंड अगर हम बात करें स्मगल्ड ओपियम की, तो स्मगल्ड ओपियम मतलब क्या हो गया? एक तरह का ड्रग्स हो गया, और ड्रग्स में डीलिंग क्या हो जाएगी? वॉइड. नेक्स्ट, when an instrument is drawn conditionally or for a special purpose as a collateral security and not for the purpose of transferring property therein, it is called an escrow instrument, inchoate instrument, ambiguous instrument, or none of the above. Escrow instrument. Next, A purchased B's business of selling necties in Delhi. A can restrain B from doing the business of selling necties again in his life, doing any business in Delhi, doing the business of selling necties in Delhi for a limited period, and none of the above. कह रहा है कि B अगर परचेज करा है B's बिजनेस, A ने क्या किया? B से उसका बिजनेस खरीद लिया. तो भाई जब आप उसके बिजनेस को खरीदते हो तो आप एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि ऐसा है कि आप यही सेम बिजनेस सेम लोकेलिटी में कुछ लिमिटेड पीरियड तक आप नहीं करोगे. मतलब A यहाँ पे B को ये नहीं कह सकता कि आप लाइफ टाइम बिजनेस नहीं रन करोगे. ठीक, अगर वो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई हम आपका बिजनेस खरीद रहे हैं, अब इस एरिया में ये बिजनेस हम चलाएंगे. अब क्योंकि पहले से आपकी गुडविल बनी हुई है, तो बेसिकली शॉप की गुडविल नहीं होती, गुडविल होती है उस पर्सन की. तो अगर आप यहाँ पे सेम बिजनेस करोगे तो उस केस में क्या होगा कि लोग मेरी शॉप से ना खरीद के आपकी शॉप से खरीदेंगे. तो ए चाहे तो बी पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि अब ये सेम बिजनेस इस लोकेलिटी में मत करना, वो भी अगले 4-5 महीने तक. तो अगले 4-5 महीने में क्या होगा? ए अपना मार्केट बना लेगा. क्लियर. एंड अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगा भी रहे हो तो आप सेम काइंड ऑफ बिजनेस के लिए लगाओगे. आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरह का बिजनेस आप नहीं करोगे. दैट इज डूइंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग नेक्टीज इन दिल्ली फॉर अ लिमिटेड पीरियड. नेक्स्ट, in case of contractual obligations where the promiser dies before performance, उस केस में क्या होगा? The legal representatives of the promiser must perform the promise irrespective of the promise. यही होता है. अगर कोई contractual obligations है, अगर मान लो A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, A ने बोला था हम आपके लिए बिल्डिंग बनाएंगे और B ने बोला था कि हम आपको 25 लाख रुपए देंगे, और इसकी डेथ हो गई बिफोर परफॉर्मिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट. इस केस में ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि ए ने से कुछ पैसा एडवांस लिया होगा, लेट्स से 25 लाख पूरा ले लिया होगा, तो अब ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ए के बिहाफ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे. ठीक है, दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं. The legal representative of the promiser must perform the promise provided it is not one dependent on the personal qualification of the promiser. करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो यहाँ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की बात हो रही होती तब तो ए के बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा देता. बट अगर मान लो ए कोई टीचर है, बी ने पैसे ए को दिए हुए हैं सो दैट वो ए से पढ़ सके, कोचिंग ले सके. अब अगर ए की डेथ हो जाती है तो क्या ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी को सर्व कर सकता है? नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होकर के बी ने उसको सेलेक्ट किया था, बी ने उसको पेमेंट किया था. तो इस केस में ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. बट अदरवाइज जहाँ पे ए की पर्सनल क्वालिफिकेशन ना हो, क्या वहाँ पे ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा? हाँ करेगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. क्लियर. नेक्स्ट, A borrows from 500 to bet with C. Can B recover the amount of his loan? A borrow करा है किससे? B से 500, ताकि वो C के साथ बेटिंग कर सके, जुआ खेल सके एक तरह से. Yes, the agreement between them is collateral to a wagering agreement and hence enforceable. No, the agreement is opposed to public policy. No, the agreement is a voidable agreement and can be avoided by A. No, the agreement falls under section 23 and hence illegal. क्योंकि किस पे बात हो रही है? बात हो रही है बेटिंग. अब A और C के बीच में एक अग्रीमेंट होना है जहाँ A C के साथ बेटिंग करेगा. अब A के पास पैसे नहीं है तो वो B से पैसा उधार लेगा और फिर
सी के साथ बेटिंग करेगा, तो बी को तो पता ही है कि ये पैसा बेटिंग के लिए जा रहा है, फिर भी बी अगर ए को पैसा दे रहे हैं तो क्या बी रिकवर कर सकता है? नहीं, क्योंकि इस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलीगल। नो, द एग्रीमेंट फॉल्स अंडर सेक्शन 23 एंड हेंस इलीगल। नेक्स्ट, Asim unlawfully detains Anil to obtain his vacant flat at Safdarganj enclave valuing 50 lakh at 40 lakh. This is a case of but obvious coercion, क्योंकि अगर आपने अपने 50 लाख का सामान किसी को 40 लाख का दिया है तो बट ऑब्वियस वहाँ पे आपको डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, या किसी भी फॉर्म में ज़ोर ज़बरदस्ती, तो मतलब फ्री कंसेंट तो नहीं हो सकता आपका, क्योंकि हम कभी भी अपना 50 लाख का सामान किसी को 40 लाख पे क्यों देंगे? नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा? कोर्जन होगा, जहाँ आपको डराया धमकाया गया होगा। क्लियर? और यहाँ पे बोला भी है कि असीम अनलॉफुली डिटेन्स अनिल टू ऑब्टेन हिज वेकेंट फ्लैट ऑफ सफदरगंज इनक्लेव एट 40 लाख। अनलॉफुली डिटेन मतलब आपको डराया जा रहा है, एक तरह से कहा जा रहा है कि हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे या कर लिया, अनलॉफुली गलत तरीके से हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ किसका पार्ट आता है? ये होता है कोर्जन का पार्ट। कोर्जन में दो ही चीज़ होती है, एक तो आपको डरा धमका करके अगर आपकी प्रॉपर्टी ले, या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लें, गलत तरीके से अगर हम जब्त कर लें या डिटेन कर लें, तो वो भी कोर्जन का पार्ट होता है। नेक्स्ट, a contract which ceases to be enforceable by law becomes but obvious void contract. Next, Mr. A promises to Mr. B without any intention of performing it. This is a case of but obvious fraud, क्योंकि मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी के साथ प्रॉमिस किया तो मिस्टर ए को पहले से पता था कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने वाला है, तो आप जानबूझ करके चीटिंग कर रहे हो। तो जब आपका इंटेंशन ही गलत है, आपका इंटेंशन ही चीटिंग करने वाला है, तो फिर उस केस में ये क्या हो जाएगा? फ्रॉड।